क्या हाल चाल है बच्चों आप लोगों के। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इस चैप्टर से आपके सिलेबस में 3 टॉपिक्स है। पहला है टैंजेंट नॉर्मल का, दूसरा है रेट मेजर, तीसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीनों ही टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। वाले चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइजें हैं, जितने भी एक्सरसाइजों में क्वेश्चन है, उनको तो आपको ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ साथ आपने एग्जाम्पल्स को भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स इस वाले चैप्टर्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। एग्जाम्पल्स के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में आने की, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं और एग्जाम्पल्स भी आपने पढ़ने हैं। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स में भी वीडियो आएगा, लेकिन वो वीडियो आपको मिलेगा मेरे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन बहुत जल्द आने वाला है। एप्लीकेशन में आपको सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ में आपको दूंगा। लास्ट 5 ईयर के जो बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का जो पेपर था उनके सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। हर चीज मेरे एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, बस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एक कोर्स आपने परचेज करना है जो लेस है 1000 रुपीज से, बहुत सस्ता कोर्स है। 1 टाइम आपने परचेज करना है, पूरे साल भर आपने मेरे एप्लीकेशन से फिर पढ़ना है। ठीक है, 100% मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरा एप्लीकेशन मतलब मेरा कोर्स आपने परचेज किया और जैसा मैं बोलूंगा अगर उस चीज को आपने फॉलो किया तो 100% आपका 90 या 95 प्लस स्कोर मैथमेटिक्स में हो जाएगा। कि बच्चों बहुत एक्सपीरियंस है मुझे क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाने का। हर साल ऑफलाइन मेरे बैच से बहुत सारे बच्चे टॉपर्स निकलते हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर्स होते हैं। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं अपने रिजल्ट को भी शो करूंगा, लेकिन इतना शो ऑफ करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जब मुझे पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मुझे कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको भी पता चलता होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। इस वाले टॉपिक में या आगे के जितने भी टॉपिक्स है सब में डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, इसलिए डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले डीवाई बाय डीएक्स का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, डीवाई बाय डीएक्स का मैथमेटिक्स में क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया है कि y इक्वल टू एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन और डीवाई बाय डीएक्स एट एनी पॉइंट p of the curve y equal to fx represent the slope or gradient of the tangent at point p। बच्चों यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि भाई dy बाय dx जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व, उस कर्व में जितनी भी टेंजेंट्स होगी उन सभी टेंजेंट के स्लोप को कौन बताएगा, dy बाय dx। याद रखना। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई dy बाय dx क्या है, वो क्या है आपका स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स, स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। ठीक है, ऑल टेंजेंट्स ऑन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। जो भी गिवन कर्व होगा उस कर्व में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट में जितने भी टेंजेंट्स हैं उन सभी टेंजेंट के स्लोप को कौन बताएगा, डी वाई बाई डी एक्स। जैसे फॉर यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स का, ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है। फिलहाल तो अभी यहाँ पे एक ही पॉइंट शो किया गया है p पॉइंट। इस p पॉइंट में जो टेंजेंट है उसके स्लोप को कौन शो कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। सिर्फ इतना बोला गया है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ये सिर्फ एक टेंजेंट के स्लोप को नहीं बताता है, ये सभी टेंजेंट के स्लोप को शो करता है। अगर इस कर्व में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में इनफाइनाइट टेंजेंट्स होगी, उन सभी टेंजेंट के स्लोप को कौन बताएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ समझो, जैसे जैसे एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ सबको पता ही होगा, ऐसे इसका ग्राफ बनता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और अगर मैंने इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, कितना आ गया 2x। तो ये 2x क्या सिर्फ एक टेंजेंट के स्लोप को बता रहा है, नहीं, ये 2x इस कर्व में जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी जितने भी पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट्स में जितनी भी टेंजेंट्स है ना बच्चों, जितनी भी टेंजेंट्स है उन सभी टेंजेंट्स के स्लोप कौन कौन बताएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब 2x। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता होना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है उन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पुट करना है तो उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर एक टेंजेंट, इस वाली टेंजेंट का स्लोप निकालना है। मान लेते हैं, समझो यहाँ पर ये टेंजेंट है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे P पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 1,2 है। ठीक है, अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा।
तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो सीधा मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने dy बाय डी एक्स में ये x इक्वल टू 1 पुट किया तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। तो ये जो 2 आया है ना, ये 2 इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप है। तो किससे मिला, मिला तो इसी फॉर्म से ना, तो एक तरह का जनरल फॉर्म भी तो है। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि dy बाय डी एक्स क्या है, जनरल फॉर्म है स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स का। आई बात समझ में। और अगर एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उस जनरल फॉर्म में आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देना है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देना है, तो आपको उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अगर मुझे दूसरे पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मैं यहाँ पुट करूंगा, तो उस दूसरे वाले टेंजेंट का स्लोप भी मिल जाएगा। इसी तरह से तीसरे वाले टेंजेंट का अगर स्लोप निकालना है तो उस तीसरे वाले टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मैं यहाँ पुट करूंगा, तो वो तीसरे वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि स्लोप एक्स की टर्म में है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स की टर्म में है। किसी किसी केस में डी वाई बाई डी एक्स वाई की टर्म में भी आता है, तो वहां पर आपने वाई कोऑर्डिनेट पुट करना है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अलावा आपको ये भी बता देता हूं कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ थीटा मान लेते हैं, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। और ये थीटा एंगल होगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा भी किसका फॉर्मूला है भाई, स्लोप का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, टेन थीटा भी किसका फॉर्मूला होता है, स्लोप का ही फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है। इतना क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टेंजेंट परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में कंडीशन क्या बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, काफी यूज करेंगे इसका हम क्वेश्चंस में। अगर कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका सिंपल कंक्लूजन ये निकलता है कि उस टेंजेंट का जो स्लोप है, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स है, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। कैसे आया, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो बच्चों, एग्जाम्पल समझना है, एक लाइन को समझो। सबसे पहले एक लाइन को इमेजिन करो, ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, तो उस केस में जो थीटा होता है वो जीरो बनता है। ठीक है, और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इक्वल टू टेन थीटा, यानी एम इक्वल टू टेन थीटा मतलब एम इक्वल टू टेन जीरो। एम इक्वल टू टेन जीरो, और टेन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, यानी स्लोप कितना आ गया, जीरो आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप जीरो होगा। और टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप भी जीरो आएगा। टेंजेंट का स्लोप हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। सिंपल कंडीशन याद रखो। ठीक है, अब आते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसको भी ऐसे समझो। कोई भी लाइन अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, जब पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है, तो उस केस में जो स्लोप आता है कितना आएगा, 1090। और 1090 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो कोई भी टेंजेंट, कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन आता है। उसी तरह से अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप भी क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो इस केस में आप बोलोगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नॉट डिफाइन। इतना क्लियर, आगे समझ में। ठीक है, तीसरा केस ये भी बन सकता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, इसका भी यूज काफी करेंगे, कि अगर टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है, किसी लाइन के पैरेलल है, तीसरा केस ये बनेगा कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट अगर किसी लाइन के पैरेलल है और लाइन किस फॉर्म में है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, ये लाइन है, तो टेंजेंट का स्लोप लाइन के स्लोप पे इक्वल होगा। ये भी आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है तो टेंजेंट का स्लोप लाइन का स्लोप इक्वल होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। जितना भी मैं बता रहा हूँ सबको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को ढंग से समझ लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, यानी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ लाइन कितना है, एम है बच्चों, एम के इक्वल होगा। इतना क्लियर। ठीक है, इसके अलावा अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई भी गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। लाइन का फॉर्म जनरल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही होगा, लाइन का फॉर्म जनरल भी हो सकता है। तो
परपेंडिकुलर केस में क्या होता है कि m1 m2 इक्वल टू -1 वाला केस लगता है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1। ठीक है, ये कंडीशन है बच्चों। ठीक है, ये जितने भी मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएगा, वहां पर आपको इसका यूज करना है। ठीक है, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है लाइन के तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 के इक्वल आएगा, मतलब वही कंडीशन याद कर लो, m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बताता हूँ, अगर, ठीक है, अगर आप टेंजेंट कट इक्वल इंटरसेप्ट, ये भी आता है बच्चों, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, अगर कोई टेंजेंट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, डायग्राम कैसे बनेगा इमेजिन कर सकते हो ऐसे, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टेंजेंट आ गई, ठीक है, ये कर्व है, ये इसकी टेंजेंट है। ठीक है, एक रफी डायग्राम है, तो टेंजेंट कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है बच्चों, ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, ऐसे लगा लो यहाँ पर, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये इंटरसेप्ट इक्वल है, तो उस केस में जो स्लोप होता है dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो +-1 के इक्वल होगा। अब +-1 कैसे आ रहा है वो अब जब क्वेश्चन आएगा इस कंडीशन पे तब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल आपको ये डायरेक्ट याद कर लो कि जब भी टेंजेंट या कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है एक्सिस में, तो उस केस में जो स्लोप होगा टेंजेंट का या लाइन का वो +-1 के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। इसी से आप एक और कंडीशन बना सकते हो कि अगर कोई टेंजेंट या कोई भी लाइन अगर इक्वल एंगल बना रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, इक्वल एंगल, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट में इक्वल एंगल बनते हैं ऑन द एक्सिस, मतलब ये एंगल इक्वल होते हैं, याद रखना, क्योंकि ये जब ये इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एक्सिस के साथ जब इक्वल एंगल बनता है तो उस केस में भी क्या होगा, स्लोप जो आएगा वो +-1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आएगी जिससे आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये कंडीशन आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ये सब टेंजेंट के लिए बताई है बच्चों, ये सब क्या है, टेंजेंट के लिए मैंने आपको बताई है। अब ये सेम कंडीशन नॉर्मल के लिए भी आएगी, तो जैसे आपको टेंजेंट के लिए याद हो गया ना, वैसे नॉर्मल के लिए भी याद करना है। अगर ऐसा आ गया कि जैसे अभी आपने कैसे याद किया कि भाई टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपने क्या लिखा भाई, dy/dx इक्वल टू 0, तो आपको पता होना चाहिए dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0। ठीक है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, अगर नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे फाइंड होगा अभी आपको बताऊंगा, तो सेम कंडीशन नॉर्मल के लिए भी है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल पे भी भेज जाएगा और टेंजेंट पे भी भेज जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट वाली कंडीशन मैंने लगभग आपको बता दी है, नॉर्मल वाली कंडीशन को आप इसी से समझना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इक्वेशन टेंजेंट और नॉर्मल को। देखो इससे पहले मैं नॉर्मल को आपको समझाता हूँ, नॉर्मल क्या होता है भाई। टेंजेंट तो सबको पता ही है क्या होता है, जैसे कर्व है, ये कर्व आ गया और ये टेंजेंट आ गई। टेंजेंट जब आप ड्रॉ करते हो तो वहां पर विशेष ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, याद रखना है। ये इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में, मतलब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बहुत विशेष ध्यान से, मतलब विशेष यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। तो भाई ये क्या है, कर्व है और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट किस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट कर रही है कर्व को, पी पॉइंट पे, जिसके कॉर्डिनेट्स मैंने माने हैं x1 y1। ठीक है, समझ में आ गया ना। और कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर मैं इसमें नॉर्मल की बात करूंगा तो नॉर्मल वो दूसरी लाइन है जो टेंजेंट पे 90 बनाएगा। टेंजेंट पे 90 तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, लेकिन ये लाइंस नॉर्मल नहीं है बच्चों। नॉर्मल तो वो लाइन है जो टेंजेंट पे 90 बनाएगा और पास करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, पास करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। समझ में आ गया। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ साथ नॉर्मल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो लाइन टेंजेंट पर 90 बनाता है, जो दूसरी लाइन टेंजेंट पे 90 बना रहा है, वो क्या है बच्चों, वो नॉर्मल है। वो क्या है, नॉर्मल है। और ये क्या है बच्चों, ये टेंजेंट है। ठीक है,
इतना क्लियर बच्चों? अब इनके इक्वेशन की अगर बात करेंगे और इक्वेशन से पहले हम स्लोप की बात करेंगे। तो स्लोप तो टेंजेंट का आपको मैंने बता ही दिया है कि भाई dy बाई डी एक्स एट पी पॉइंट x1 y1, ठीक है। ऐसे लिखना जरूरी होता है। अगर सिर्फ dy बाई डी एक्स लिखोगे तब भी ठीक है, लेकिन ऐसे जरूर लिखो, पॉइंट को जरूर डिनोट किया करो, क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं ना, हम सभी टेंजेंट के लिए नहीं पढ़ते, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम सभी टेंजेंट्स के लिए पढ़ते हैं, सभी टेंजेंट्स के लिए पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम सभी टेंजेंट्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ पर जनरल फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन इस वाले जो टॉपिक में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक टेंजेंट और एक नॉर्मल के लिए पढ़ते हैं। जब हम पर्टिकुलर टेंजेंट पर्टिकुलर नॉर्मल की बात करेंगे तो वहाँ पर विशेषकर आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यहाँ शो करना ऐसे बहुत जरूरी होता है बच्चों। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं इतना लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका सेंस तो ये बनता है ना कि भैया ये सभी इस कर्व में जितनी भी टेंजेंट्स हैं उनका स्लोप है। ये क्या है? स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स, ठीक है ना, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप है, जो किस पॉइंट पर डिफाइन हो रहा है, किस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में डिफाइन हो रहा है, P वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ऐसे लिखा करो जैसे मैं लिख रहा हूँ, हैबिट बना लो बच्चों। तो dy बाई डी एक्स एट पी x1 y1, तो ये क्या है भाई? आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट का स्लोप है जो किस पॉइंट पर है? एट पी x1 y1। समझ में आ रहा है? ये लिखना है, ऐसे लिखना है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब आपको अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो 90 बन रहा है, आपको बताइए कैसे निकलता है? बहुत आसान है, एट पी x1 y1। ये भी विशेष ध्यान रखना है कि उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में जो नॉर्मल है उसका स्लोप, तो क्या बनेगा? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा। अब इक्वेशन की अगर बात करेंगे हम, इक्वेशन की अगर बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ऐसा नहीं कि कोई नया फॉर्मूला है इक्वेशन के लिए, ऐसा नहीं है। इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे कोई नया फॉर्मूला नहीं है बच्चों, वही 11 का फॉर्मूला है जो आपने लाइन के लिए पढ़ा था, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर y माइनस वाई वन इक्वल टू एम वन एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर दो जो यहाँ पर आपको टर्म्स नजर आ रही है, देखो जैसे ये है m1 नजर आ रहा है आपको, ये क्या है भाई? ये है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं तो m1 लेके चलता हूँ, ठीक है। किसी किसी बुक में dy बाई डी एक्स लिखा होगा, किसी बुक में dy बाई डी एक्स x1 y1 लिखा होगा, किसी बुक में m लिखा होगा, किसी बुक में m1 लिखा होगा। तो मैं हमेशा m1 को स्लोप ऑफ टेंजेंट मानता हूँ, ठीक है। और जब भी मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो मैं इसी वाले फॉर्मूले का यूज करता हूँ, मतलब m1 वाली टर्म का यूज करता हूँ, ठीक है। और x1 y1 क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। x1 y1 क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में वो टेंजेंट है। तो मैं आपको बार बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस पर विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता होना चाहिए और आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ये और ये पता होना चाहिए, तब जाके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। अगर स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड करना है एट पी x1 y1, तो फॉर्मूला यही बनेगा y माइनस वाई वन इक्वल टू, बस m1 की जगह m2 आ जाएगा, x माइनस एक्स वन। और m2 को मैं बोलता हूं यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, ठीक है। तो m2 यहाँ पर क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी x1 y1। और x1 y1 आपको बताइए क्या है? यह है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बच्चों नॉर्मल का, ये फॉर्मूला है टेंजेंट का, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके अलावा ये पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इमेजिनेशन करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको इमेजिन करो, चीजें और बढ़िया समझ में आएगी। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज में, 11.a है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द स्लोप्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। अब कर्व का स्लोप का सेंस मतलब ये है कि जो कर्व में जो टेंजेंट्स है उनका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है
तो आपको फाइंड करना है dy बाई डी को। तो यहाँ पर जैसे y आपको दे रखा है फर्स्ट वाले पार्ट में, y इक्वल टू दे रखा है 4/x। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा -4/x²। ठीक है, जैसे 1/x का होता है -1/x², उसी तरह से 4/x का होगा -4/x²। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा। ये तो आया है इस कर्व में जितनी भी टेंजेंट्स हैं उनका स्लोप, यह है स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। लेकिन आपको उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 2,2 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस 2,2 को यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, इस 2,2 का बच्चों यहाँ पुट कर देना है। तो x की जगह आपने सिर्फ 2 रखना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो -4/4 यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। सेकंड वाले पार्ट में ये y इक्वल टू 2x² -1 गिवन है। dy बाई डी फाइंड करो, कितना आ जाएगा 4x, और ये जो आया है dy बाई डी इक्वल टू 4x। ठीक है, x² का 2x होता है, 2 2 4x आ गया। डिफरेंशिएशन सबको आता ही होगा, 1 का 0 होता है। तो ये जो 4x आया है ये क्या है, स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स ऑन कर्व। लेकिन आपको उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट 1 है, जिसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट 1 है। तो आपने 1 को यहाँ पुट कर देना है, dy बाई डी x इक्वल टू 1। ठीक है, 4 × 1 इक्वल टू 4, आंसर आ गया। इतना क्लियर? ये वाला पार्ट तो खुद ही कर लेना। फोर्थ वाला पार्ट मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखो ये दे रखा है dy बाई डी x² कितना आ गया 2x, और साइन का होता है cos x। तो ये आया है स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। लेकिन आपको उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है बच्चों। तो क्या मिलता है आपको, x कोऑर्डिनेट को आपने यहां पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, और cos 0 कितना आएगा भाई, 1 होता है, तो -1 आपको मिलेगा। तो ये -1 क्या आया है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 पार्ट में। फिफ्थ वाले पार्ट में ये फंक्शन दे रखा है कर्व, और x इक्वल टू π/3, x इक्वल टू π/3 पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप f' निकालोगे। f' dy बाई डी एक ही होता है, आपको पता ही होगा, 9 sin x का cos x आ जाएगा, sin 3x का cos 3x इंटू 3, यानी 3 इंटू cos 3x। अब आपने π/3 को यहाँ पुट कर देना है, f' π/3, 9 cos π/3 प्लस 3 इंटू cos 3 इंटू π/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये cos π/3 होता है आपका 1/2, 1/2 आ गया। cos π -1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा बच्चों। 9/2 - 3 ये आएगा आपका 6/2, यानी आपका 3 आंसर आ गया। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, सॉरी, ये 3/2 आएगा भाई, 6/2 नहीं आएगा, 3/2 आएगा। 3/2 मतलब 1.5 आ गया आंसर। इतना क्लियर बच्चों? तो अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अभी आपने इससे पहले सीखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैसे फाइंड किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कि भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल को कैसे फाइंड किया जाता है। देखो बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल कभी भी डायरेक्ट फाइंड नहीं होगा। इसमें जो स्टेप्स बनते हैं, पहले स्टेप में आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स, जो होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 बाय dy बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कर्व का इक्वेशन दे रखा है। कर्व के इक्वेशन का जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो हमेशा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मिलता है, याद रखना। तो कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है y इक्वल टू 3x²। आपने इसका डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स आपको मिल गया, ये आ गया आपका 6x, ये आ गया स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, मतलब आपको उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिस पर x कोऑर्डिनेट 2 है। आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे ये कर्व आ गया, मान लेते हैं रफली डायग्राम है, और यहाँ पर आ गया आपका x एक्सिस, ये आ गया x इक्वल टू 2, यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये है टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, मतलब एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है आपने, जिसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 2 है। समझ में आ रहा है? तो आप कैसे निकालोगे, इस 2 को यहाँ पुट कर दोगे। तो जैसे आपने dy बाई डी एक्स में x की जगह 2 पुट किया,
तो उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकल गया, मतलब उस एक टेंजेंट का स्लोप निकल गया, कितना आया 6 × 2 ये आ गया आपका 12। ठीक है, अब इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो नॉर्मल है उसका स्लोप निकालना है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा -1/12। ठीक है, माइनस का 1/12। इतना क्लियर। ये सब आपने क्लास 11th में 10th में ऐसे क्वेश्चन करे होंगे जहाँ पर हम डायरेक्ट स्लोप निकालते हैं परपेंडिकुलर केस में। ठीक है, बस यहाँ पर ये लिख देना एट x = 2, मतलब उस नॉर्मल का स्लोप है जिस पॉइंट पर नॉर्मल है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सबको आता ही होगा, बहुत कॉमन चीज है। अब आते हैं हम यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। अब हमें इक्वेशन निकालना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके शुरू होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको फाइंड करना है, फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिए थे। जब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब फाइंड करने जाऊंगा तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, y - y1 = m1 x - x1। ये क्या है, टेंजेंट के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। यहाँ पर m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, लेकिन m1 की जगह m2 आ जाएगा। और x1 y1 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, ये तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर गिवन नहीं होंगे तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के क्वेश्चन में तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन ही होंगे। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चंस में। तो नॉर्मल के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, जहां पर m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। ये देखो कर्व, इस कर्व में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1,2 है। एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, मान लेते हैं 1,2। इस 1,2 वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट है जिसका आपका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए, मतलब आपको m1 पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो गिवन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, x1 y1, ये तो बच्चों गिवन है, याद रखना। ठीक है ना, बस आपको क्या निकालना है, m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, dy/dx से, मतलब जब आप गिवन कर्व का डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा आपका 4x - 3, ये आ गया dy/dx। लेकिन ये जो आया है, ये आया स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स ऑन दिस कर्व, ऑन गिवन कर्व। ठीक है, लेकिन आपको उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है, 1,2। तो 1,2 को यहाँ पुट करेंगे आप। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप अगर फाइंड करना है तो 1,2 को ऐसे लिखो, बस x की जगह पर 1 पुट कर दो। 4 × 1 - 3 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 × 1 = 4 - 3 ये आएगा आपका 1। तो ये आ चुका है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,2। इतना क्लियर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा m1 से। इतना क्लियर, m1 कंफर्म हो गया, वो फॉर्मूला है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप फाइंड कर लोगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,2, फॉर्मूला है y - y1 = m1 x - x1, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो y - y1, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये x1 y1 होता है हमेशा। y1 की जगह आपने 2 पुट करना है, m1 की जगह 1, x - x1 की जगह 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा y - 2x - 1, इसको इधर लेके आएंगे तो, या इसको वहाँ लिया लो तो आंसर आपको ये मिलेगा x - y -2 + 2 - 1 तो +1 = 0। ये आपको आंसर मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, तो x - y + 1 = 0। इतना क्लियर। अब आते हैं हम नॉर्मल वाले केस में। तो नॉर्मल वाले केस को मैं समझा देता हूँ। नॉर्मल वो लाइन है जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है और टेंजेंट पे 90 बना रही है। अब इसका इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन निकालने के हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसके लिए हम m2 को फाइंड करेंगे। m2 क्या होता है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो m2 कैसे निकलता है, डायरेक्ट निकलता है। m1 को उल्टा कर दो, साइन चेंज कर दो, m2 निकल जाएगा। मतलब अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो पहले आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट
1,2, जिसको डिनोट किया जाएगा m2 से, और कितना आएगा, डेट आ जाएगा m1 से निकल जाएगा, इसको उल्टा करो, साइन चेंज कर दो, -1 आ गया। ठीक है, अब ये प्रोसेस सबको आता ही होगा। और ऐसे लिखा करो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप लिखा करो। मैं चाहूँ तो इसको डैट करा सकता हूँ, ठीक है, डैट m1 डैट m2 डैट इक्वेशन, लेकिन ऐसे पढ़ के आप आगे भूल जाओगे। मतलब ऐसे पढ़ोगे ना तो लंबे टाइम तक याद नहीं रहता। आपको अगर पढ़ना है तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप को समझाऊँ, लिख रहा हूँ ऐसे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल है एट पॉइंट 1,2 इक्वल टू m2 कैसे फाइंड हुआ है वो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। अगर और डिटेल में जाना था पूरा फॉर्मूला लिखोगे आप, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू पुट करोगे तब जाके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल भी शॉर्टकट वे में नहीं करना है, क्योंकि बच्चे ने इसमें शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सीधा m1 निकाला, सीधा m2 में आ गए, कुछ स्टेप नहीं दिखते, तो वो सब चीज़ें आगे आपको दिक्कत देगा, आप भूल जाओगे सब कुछ। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ो, आपको 100% चीज़ें समझ में आएगी और लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखो। यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,2 आपने फाइंड कर लिया, m2 फाइंड हो गया, x1 y1 आपको बताइए, मेरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये है, ये गिवन है भाई 1,2। अब सीधा फॉर्मूला लिखो इक्वेशन नॉर्मल का, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला है एट 1,2 पे, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 की जगह 2 आ जाएगा, m2 की जगह -1 आएगा, x माइनस x1 की जगह 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस 2 माइनस x प्लस 1 इसको तो लेके जाएंगे, तो x प्लस वाई इसको तो लेके जाएंगे इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट, आपको मेथड समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है। पैरामेट्रिक फॉर्म में याद रखना x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यही पैरामेट्रिक फॉर्म बनेंगे। अभी आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, पैरामीटर आपको गिवन है t इक्वल टू π/4। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन नॉर्मल कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म में x का फंक्शन अलग होता है, y का फंक्शन अलग होता है, और पैरामीटर होता है t को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। t यहाँ पर दे रखा है π/4। जैसे ही आपने t इक्वल टू π/4 को यहाँ पुट किया, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको डेट x1 y1 निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको निकालना है, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1, तो आपने t इक्वल टू π/4 को यहाँ पुट कर दो, तो cos t की जगह π/4, sin t यानी sin π/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1/√2, और sin π/4 भी होता है 1/√2। इतना क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब x1 y1 तो निकल गया, अब चाहिए आपको स्लोप, m1 चाहिए और m2 भी चाहिए। m1 होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट किया जाता है dy/dx से, और पैरामीट्रिक फॉर्म में तो dy/dx का फॉर्मूला जो होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dt अपॉन dx/dt, ये फॉर्मूला होता है, dx/dt ये फॉर्मूला होता है बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पहले आप यहाँ पर dy/dt फाइंड करोगे, उसके बाद dx/dt फाइंड करोगे, उसके बाद dy/dx निकलेगा। देखो ये है x इक्वल टू कॉस टी, x इक्वल टू कॉस टी दे रखा है ना, तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और t यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है, याद रखना। तो dx/dt कितना आ गया, कॉस टी का आएगा माइनस का साइन टी। दूसरा फंक्शन y इक्वल टू साइन टी दे रखा है, y इक्वल टू साइन टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय जो dt है साइन टी का आएगा कॉस टी। कितना क्लियर। उसके बाद अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, जिससे आपको dy/dx मिलेगा। फॉर्मूला पर क्या होता है, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt कितना है भाई, cos t है ना, cos t आपने लिखना है, और यहाँ पर क्या है sin t है, तो माइनस का sin t आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा माइनस का cot t। तो ये आ गया dy/dx, स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। अब आपको उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है जहाँ पर t कितना है, π/4 है, जहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, π/4 बन रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है फिर, dy/dx में t की जगह π/4 पुट करोगे। ठीक है,
तो कितना आ गया भाई, 1 आ जाएगा, तो ये -1 मिलेगा। अब ये जो -1 आया है ये है अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट t इक्वल टू π/4। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर मैं x1 y1 क्यों पुट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। x1 y1 तब पुट करोगे जब dy by dx x y के टर्म में आएगा। यहाँ पर dy by dx t की टर्म में है, तो आप यहाँ पर पैरामीटर लोगे, ठीक है, t जो गिवन पैरामीटर है उसको आप लोगे। तो पैरामीटर t लिया आपने, π/4 वहां पुट किया, उससे आपका ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतना क्लियर बच्चों? तो ये जो आया भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, ठीक है, जिसको हम m1 से डिनोट करेंगे। ये क्या मिला आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये मिल गया आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4, जिसको हम डिनोट करेंगे m1 से, और किसके इक्वल आ गया वो आपका -1 के इक्वल आ गया। इतना क्लियर बच्चों? अब आगे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, अब यहां पर आप ये कोऑर्डिनेट लोगे एट x1 y1, क्योंकि इसका यूज किया जाता है x1 y1, ठीक है, जो कितना है x1 y1 कितना है वो आप यहाँ पर मैंने फाइंड कर ही रखा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह x कितना है भाई, y1 कितना आया था 1/√2, m1 कितना आया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था -1, x माइनस 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1/√2 ऐसी रहेगा, माइनस x प्लस 1/√2, इसको लेके आएंगे तो y प्लस x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो x प्लस y ये आएगा 2/√2 यानी √2, ये आ जाएगा। ये तो अभी स्लोप ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया बच्चों, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो इक्वेशन नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा एट t इक्वल टू π/4, ठीक है, ये स्टेप लिखा करो ऐसे। और m1 से आप डायरेक्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। m1 में जो m1 जो है उसको उल्टा करो, साइन चेंज करो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं m2 से, यानी m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, फॉर्मूला आपको बताइए y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह आपको बताया 1/√2 था, m2 1 आ गया, और x माइनस 1/√2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू x, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कोई पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन आपको निकालना है टेंजेंट का नॉर्मल का, तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, आपको x1 y1 होता है, आपको बताइए, ठीक है, जिसमें से पहला कोऑर्डिनेट एब्सिस आपको दे रखा है, मतलब आपको x1 गिवन है, x1 कितना है भाई 3 दे रखा आपको। इतना क्लियर? तो क्वेश्चन में गिवन क्या है भाई x1, या x बोल सकते हो, x1 बोल सकते हो, वो आपको दे रखा है। एब्सिस का मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट का मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा का मतलब होता है पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, ठीक है, पता ही होगा आपको। तो आपको इस क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब x1 गिवन है, पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, ये टेंजेंट, ये आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1, ठीक है। इस टेंजेंट का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, और इसमें आपको क्या दे रखा है, ये x1 आपको दे रखा है, कितना है भाई 3 दे रखा है, y1 भी चाहिए, कैसे निकलेगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन ऑफ कर्व। तो मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनने वाला है, x1 y1, जिसमें x1 3 है, 3, y1, ये तो बनेगा। तो ये जो 3, y1 है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ कर्व को, सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। तो y की जगह y1 आ जाएगा, x की जगह 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा 12, और प्लस 1, तो y1 इक्वल टू 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 कितना होता है 22, y1 ये आ गया। तो मतलब x1 y1 आपका आ गया 3, 22,
इतना क्लियर बच्चों? तो ये आ चुका है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप फाइंड करोगे इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है, dy बाई डी एक्स निकालना है। पहला स्टेप dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और 4x का 4, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकलेगा, तो ये पॉइंट को इन कोऑर्डिनेट्स को वहां पुट करना है। dy बाई डी एक्स में 3,22, तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 पुट करो, 2 3 जा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना आ गया भाई 10। तो ये जो आया है ये आया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या आया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है बच्चों। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,22, जिसको डिनोट करेंगे हम m1 से, वो कितना है 10 है बच्चों। अब आपका निकलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3,22, फॉर्मूला आपको बताइए y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है भाई 10, x माइनस x1, तो y माइनस 22 इक्वल टू 10x माइनस 30। अब इसमें y को इधर, इसको उधर लिया लो, इसको उधर लिया जाएगा, मतलब 10x माइनस y इक्वल टू 8, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? तो ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब मैं ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 3,22, तो फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1, y1 की जगह 22 रखना है, m2 मतलब यहाँ पर आएगा m2, m2 होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो फाइंड होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट से। इसको उल्टा करो, साइन चेंज कर दो, ठीक है, जो आएगा -1/10, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट किया, फिर x माइनस x1 कितना है 3 है बच्चों, इसके इंटू से करेंगे 10y 220, -1 की x इंटू करो माइनस का x, माइनस प्लस 3, इसको इधर इसको इधर, तो x प्लस 10y इक्वल टू आएगा 223, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। तो थर्ड पार्ट का आंसर, सॉरी, आगे बढ़ते हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में। इस वाले पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दे रखा है, ठीक है, ये x1, ये y1। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंट और नॉर्मल है उसका स्लोप आपको फाइंड करना है। तो आपको बताइए स्टेप क्या है, पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल में निकालना है। स्टेप्स तो पता ही है ना आपको। तो पहले स्टेप में हम dy बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे। तो ये दे रखा है इक्वेशन ऑफ कर्व, तो पहले स्टेप हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर का 2y, और यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन 2, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर लिखा जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर कितना आएगा भाई 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और 4 माइनस एक्स, ये आएगा 0 माइनस 1, ठीक है। सबको आता ही होगा क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गया, y स्क्वायर का 2y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी आएगा, वो तो भूल गया मैं लिखना। y स्क्वायर का 2y और इनटू में आएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसको इसके नीचे लेके जाना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको फिलहाल ऐसे ही लिखो 3x स्क्वायर 4 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ये आएगा आपका प्लस एक्स क्यूब, और इसमें y में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2y इंटू में आ जाएगा ऐसे। अब सॉल्व करना है तो आप और सॉल्व कर सकते हो, 3 4 जा 12 कर दो, चलो 12x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 3x क्यूब प्लस का x क्यूब बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2y, और सिंप्लीफाई कर सकते हो 12x स्क्वायर माइनस का 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 2x क्यूब 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2y। अब यहाँ पर ये तो आ गया आपका स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। अब आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यहाँ पुट करना है,
तो देखो dy बाय dx पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है 2, -2, चेक कर लो, इसको आप यहाँ पुट करो। तो x की जगह पुट करना है, y की जगह -2 और x की जगह 2 पुट करना है। तो x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 4 12 कितना होता है 48, ये 48 आ जाएगा। यहाँ 2 पुट करेंगे x की जगह पर, x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 2 16, माइनस का 16, और माइनस x की जगह 2 पुट करेंगे, 4 -2 2, 2 का स्क्वायर 4, जब 4 आएगा इनटू y की जगह -2 रखना है, y की जगह -2, 2 2 4, माइनस का 4, तो 48 - 16 कितना होता है भाई, ये होता है आपका 32, ठीक है, ये आएगा माइनस का 16, ये आएगा माइनस का 2, तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब ये m1 आ गया, मैं डैड कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आपका फॉर्मूला है इक्वेशन के लिए y - y1 m1 x - x1, तो y - y1, भाई y1 कितना है भाई, कहाँ गया, ये रहा, ये y1 -2 है, तो माइनस मैंने +2, m1 की जगह -2, x - x1 की जगह 2 आ जाएगा, तो y + 2 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 4, इसको तो लेके आएंगे, तो 2x + y, इसको तो लेके आया, प्लस का हो गया, इसको 4 से 2 गया इक्वल टू 2, ये आंसर है बच्चों, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो m2 कितना है भाई, डायरेक्ट निकाल दो m2, m2 कितना है आपका, इसको उल्टा करो, साइन चेंज करेंगे, इससे m2 निकल जाएगा, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा जो 1/2 आएगा। अब इक्वेशन नॉर्मल का फॉर्मूला ये है y - y1, y1 की जगह -2 पुट करेंगे, +2 इक्वल टू में m2 आएगा, m2 कितना है 1/2, x - x1 कितना है 2 है बच्चों, इसके इंटू इससे करेंगे भाई 2y, 2 2 4, x - 2, और इसको और सॉल्व करेंगे तो -x इधर आएगा, +2y, 4 में से 2 को 2 जलाएंगे तो माइनस का प्लस हो गया, 4 और 2 आपका 6 इक्वल टू 0, ये आ गया। एक तो आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में देखो, ये आपको इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है x1 y1। सबसे पहले आपको dy/dx फाइंड करना है, उसके लिए आप डिफरेंशिएट करोगे, x के रिस्पेक्ट में x² का 2x आएगा, बाय a² ऐसे रहेगा, माइनस y² का 2y बाय b² इंटू dy/dx इक्वल टू इस 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप dy/dx को फाइंड करोगे तो इसको वहाँ लेके जाओ, तो 2x/a² इक्वल टू 2y/b² इंटू dy/dx। उसके बाद dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx इक्वल टू ये इधर आएगा 2b², या 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल, इसको इधर, ये आएगा आपका x इंटू b², ये डिवाइड में जाएगा y इंटू a², तो ये आया dy/dx, मतलब ये है स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। आपको उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है बच्चों, x0 y0, तो x0 y0 को यहाँ पुट करोगे, dy/dx x1 y1 पुट कीजिए, x की जगह x0 आ जाएगा, y की जगह y0 आ जाएगा, तो ये आ चुका है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये आ चुका है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0। अब इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे। अब देखो इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो है y - y1, y1 की जगह आपने ये रखना है y0 इक्वल टू m1 की जगह ये स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का, x0/b², x0 इंटू b² y0 a² और ब्रैकेट में x - x0, ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों। अब इसमें देखो आपने अगर यहाँ तक छोड़ दिया तब भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं बुक के हिसाब से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बुक में जो आंसर दे रखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। x इंटू x0 बुक में आंसर है, तो देखो बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आंसर कैसे आ रहा है, इस b² को इसके नीचे लेके आओ, y के नीचे b², y0 के नीचे भी b², और इसके इंटू इससे करो, फिर इस y0 को उधर लेके जाओ, मतलब इस y0 को उधर लेके जाओ, तो y0 को y से इंटू करेंगे कितना आएगा y0, और यहाँ बनेगा y0 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया।
अब यहाँ बचेगा एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर, इसकी इंटू इससे करेंगे तो आएगा आपका एक्स इंटू एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर, एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर के इंटू इससे करेंगे तो कितना आएगा भाई एक्स नॉट का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ये इधर लेके आओ, एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये प्लस का हो गया, साथ में क्या है ये वाली टर्म माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई नॉट बाय बी स्क्वायर। हाँ कुछ बोल रही है? बाल कटाना भी आ रहे हैं। अरे काम कर रहा है तो क्या, दिन में नहलाऊंगी तब ना बाल में शाम को जाऊंगा मैं, अभी काम, तो 2-3 बजे का खुला रहता है। तो जो बुक में जो आंसर है वो ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये बुक वाला आंसर आपका आ गया। वैसे आप यहाँ तो करना कंपलसरी है, उसके बाद अपने हिसाब से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, इसको रफ करते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला है y माइनस y1 की जगह y नोट आएगा। अब m2 मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था उसको उल्टा करके साइन चेंज कर दो, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। मतलब y नॉट ए स्क्वायर ऊपर आएगा और x नॉट बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, x नॉट बी स्क्वायर, और साथ में आएगा माइनस साइन x माइनस एक्स नॉट। तो ये आ चुका है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आगे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, वो आपका अपना हिसाब किताब है, आपका अपना एडजस्टमेंट है। लेकिन बुक के हिसाब से अगर आपको सॉल्व करना है तो बुक वालों ने कैसे सॉल्व किया, देखो इस वाली टर्म को यहाँ लेके आ गए और इसकी इंटू इससे कर दी। ठीक है, देखो कैसे, इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा तो बुक वालों ने कैसे सॉल्व किया है, बिल्कुल मतलब यहाँ पर ये इधर आएगा तो y बाय वाई नॉट ए स्क्वायर, ये इसके नीचे आएगा y नॉट बाय वाई नॉट ए स्क्वायर। अब -1 बाय एक्स नॉट बी स्क्वायर के अंदर इंटू करिए तो ये आएगा माइनस एक्स बाय एक्स नॉट बी स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स नॉट बाय एक्स नॉट बी स्क्वायर। ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, इसको उधर ले गए, इसको उधर लेके आ गए तो y बाय वाई नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स नॉट बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर, ये 1 बाय ए स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया और 1 बाय बी स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको आंसर बुक में गिवन है, चेक कर लेना। ठीक है, बुक में ये वाला आंसर आपको दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लगभग सभी पार्ट्स हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। और बच्चों कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसे लग रहा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।